नमस्कार। दिन भर की तमाम खास खबरों को लेकर हम हाजिर हैं न्यूज नाइट में। प्रधानमंत्री पिछले 2 दिनों से दक्षिण भारत के 4 राज्यों की यात्रा पर वो रहे और इस यात्रा के दौरान एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की कोशिशों की झलक साफ तौर पर उभर कर सामने आई, जहां समग्र समावेशी विकास के लिए स्पष्ट नीति, साफ नियत पर जोर है। आज खास नजर इस खबर पर हम देखेंगे और जानेंगे विशेषज्ञों की क्या है राय। वहीं दूसरी खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक पूरा हो गया और इसी के साथ अब इंतजार 8 दिसंबर का है, जब ईवीएम के आंकड़े सामने आएंगे और राजनीतिक बिसात में जीत हार अपनी अंतिम पड़ाव तक जा पहुंचेगा। अब निगाहें गुजरात की तरफ मुड़ गई हैं, जहां अगले 1 और 5 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में आज कांग्रेस ने गुजरात के लिए अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया, तो पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। लेंगे इस खबर का भी जायजा, साथ में होगी दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं प्रकाश दास और शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की यात्रा के दूसरे दिन दी विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। तेलंगाना के रामागुंडम में उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, विकास हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन 12 महीने पूरे देश में चलने वाला मिशन। पीएम मोदी ने तेलंगाना के केसीआर सरकार पर जमकर साधा निशाना। बेगमपेट में एक जनसभा को किया संबोधित। कहा, तेलंगाना के नाम पर आगे आए लोगों ने सत्ता में आते ही राज्य को पीछे धकेला। पीएम ने कहा, हाल के उपचुनाव से पता चलता है कि सूरज उगेगा और पूरे तेलंगाना में कमल खिलेगा। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगभग 66% हुआ मतदान। मतदाताओं की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा और एक जगह तो 100% मतदान किया गया दर्ज। सभी पार्टियों ने अपनी जीत का किया दावा। 8 दिसंबर को आएगा फैसला। गुजरात में कांग्रेस का जारी हुआ घोषणा पत्र। शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों को लेकर पार्टी ने किए बड़े चुनावी वादे। पार्टी के नेता मधुसूदन मिस्त्री के पीएम पर की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर भाजपा ने किया पलटवार। भाजपा ने 6 और उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। आम आदमी पार्टी ने 3 और प्रत्याशियों को दिया टिकट। तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री अखिल गिरी की भाजपा ने इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर निशाने पर आए टीएमसी के नेता। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बयान पर गहरी आपत्ति जताई। आसियान देशों के साथ भारत नए क्षेत्रों में साझेदारी की करेगा पहल। 19वें आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने मिलकर आतंकवाद और वैश्विक अपराध रोकने का संकल्प किया व्यक्त। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी की क्षमता को किया रेखांकित। कंबोडिया के प्रधानमंत्री T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम होगी आमने सामने। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। बारिश के कारण मैच बाधित होने पर रखा गया रिजर्व डे। ब्रिटिश और औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली रानी वेलु नचियार की कहानी। इस बार देखिए स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा में। दूरदर्शन पर रविवार सुबह 9 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से खबर यह है कि यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये बस थोड़ी देर पहले की ये खबर है, जहां खबर है कि दिल्ली
के आसपास दिल्ली में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। हम जानते हैं कुछ दिनों पहले भी इस तरह के झटके रात में 2 बजे के आसपास महसूस किए गए थे। तो इस वक्त दिल्ली वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर कि दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक सप्ताह में यह दूसरी बार है जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये लगातार बेहद कम समय के दौरान ये दूसरा झटका दिल्ली और एनसीआर के आसपास महसूस किया गया है। एक सप्ताह में दूसरी बार ऐसी घटना सामने आई है। पिछली बार जब ये भूकंप के झटके आए थे तो मध्य रात्रि के बाद ये झटके महसूस किए गए थे, रात में करीब 2 बजे के आसपास। और अब खबर यह है कि 8 बजे के आसपास दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक चिंताजनक बात, लेकिन अभी क्या इससे जुड़ी बड़ी बातें हैं, क्या ज्यादा जानकारियां हैं, इस पे हमारी नजर टिकी हुई है। क्या खबरें आती हैं इस झटकों से जुड़ी हुई, क्या मौसम विभाग का और सिस्मोलॉजिकल विभाग का क्या कहना है, इस पे भी हम इस पे हम ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए हैं और यह ज्यादा चिंताजनक बात इसलिए भी है कि पिछले 1 हफ्ते में यह दूसरी बार है जब दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कितना बड़ा यह झटका है, किन किन इलाकों तक इसका फैलाव रहा है या इसको महसूस किया गया है, इन जानकारियों का हम इंतजार कर रहे हैं जब आधिकारिक सूत्रों से इन तमाम चीजों की पुष्टि की जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। तापस, क्या और ज्यादा जानकारी अभी तक मिल पाई है? जी देखिए, सबसे पहली जानकारी तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो भूकंप है इसका केंद्र बिंदु जो है वो नेपाल में है और इसका अभी जो हमें बताया गया है कि जो रिक्टर स्केल में इसको मापा गया है वो करीब 5.4 का इसको रिक्टर स्केल में मापा गया है और नेपाल में इसका केंद्र बिंदु है और इसकी डेप्थ ज्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर की डेप्थ है और इसके झटके जो है नेपाल से लेकर दिल्ली तक महसूस किए गए हैं। तो अभी तक तो यही जानकारी है कि 5.4 का ये भूकंप है और ऐसे ही जो आसपास के दिल्ली और एनसीआर से लेके नेपाल तक के जितने जो इलाके हैं वहां पे हुए, जो हमें अभी देखने की जरूरत है कि कौन सा इसका जो फिशर पॉइंट है वो कौन सा वाला है, क्योंकि ये दिल्ली से लेके नेपाल तक का जो ये पूरा इलाका है ये वो कैटेगरी 5 में आता है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे भूकंप आता है और टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होती है। तो अब उसमें कौन सा है वो अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक 5.4 का रिक्टर स्केल में नापा गया है इस पूरे भूकंप को। जी बिल्कुल। क्या ये जल्दबाजी होगा ये सवाल पूछना कि किस तरह का असर रहा है, क्या कोई नुकसान की खबर है, क्या उसे लेकर हमें और इंतजार करना होगा ज्यादा सूचना का? अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें पूरी डिटेल्स आई नहीं है। अभी जो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो हम आपको दे सकते हैं कि 5.4 का भूकंप है, नेपाल इसका केंद्र बिंदु हुआ है और यही इस वक्त हम लोग आपको बता सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा कि अगर इससे अगर नुकसान हुआ है तो जान माल का तो कितना हुआ है, कहाँ हुआ है, इसका डिटेल आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये आया है ये जो डिटेल और ये जो भूकंप हुआ था ये करीब 19:15 मतलब 7:57 पे ये भूकंप आया है। तो अभी बहुत ज्यादा जल्दी है इस पे और बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद तापस। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दिल्ली और एनसीआर के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जो सूचना है उसके मुताबिक 7:57 पे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 5.4 मापी गई है। इससे जुड़ी और क्या जानकारियां हैं, जैसे जैसे जानकारियां आती जाएंगी हम अपने दर्शकों तक इसे पहुंचाते जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री की दक्षिण भारत यात्रा से जुड़ी खबरों की। तो तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने रामागुंडम में 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने एक उर्वरक संयंत्र का लोकार्पण किया तो वहीं प्रधानमंत्री ने 1,000 करोड़ की लागत से बने भद्राचलम रोड सत्तुपल्ली रेल लाइन तेलंगाना के कोल फील्ड से सप्लाई को यह गति देगी। यह पहल जहां आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मजबूत करेगी, वहीं तेलंगाना में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी।
तेलंगाना के रामगुंडम उर्वरक कारखाने की प्रधानमंत्री ने 2016 में आधारशिला रखी थी। उसी कारखाने को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। यहाँ यूरिया का उत्पादन होगा। देश में खाद खपत का अधिकांश हिस्सा आयात पर निर्भर है, जिस पर सब्सिडी का काफी खर्च आता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 8 साल में सब्सिडी पर 9.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए और मौजूदा वित्त वर्ष में 2.5 लाख करोड़ रुपए। किसानों को जो यूरिया 270 रुपए प्रति बैग मिलता है, उसे 2000 रुपए की लागत से आयात किया जाता है। वहीं डीएपी के एक बैग पर सरकार 2500 रुपए की सब्सिडी देती है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि जल्दी ही उर्वरक उत्पादन बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा काम हमने यूरिया में आत्मनिर्भरता को लेकर शुरू किया। इसके लिए देश के जो 5 बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे, उनको फिर से शुरू करना जरूरी था। अब आज देखिए, यूपी के गोरखपुर में खाद उत्पादन शुरू हो चुका है। रामागुंडम खाद कारखाने का भी लोकार्पण हो गया है। जब ये 5 कारखाने चालू हो जाएंगे तो देश को 60 लाख टन यूरिया मिलने लगेगा। उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के इस प्रयास के साथ ही प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के इंफ्रा विकास की अहम कड़ी में एक रेल लाइन को समर्पित किया। 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने भद्राचलम रोड सत्तुपल्ली रेल लाइन तेलंगाना के कोल फील्ड से सप्लाई को गति देगी। वहीं प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए 2200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें NH 765 DG का मेढक सिद्दीपेट एलकाथुर्ती खंड, NH 161 BB का बोधन बसर भैंसा खंड, NH 353 C का सिरौंचा से महादेवपुर खंड शामिल रहा। सड़क परियोजनाओं से रोजगार के साथ कोल फील्ड के लिए माल ढुलाई आसान होगी। वहीं राज्य की सरकार द्वारा कोल कंपनी के निजीकरण को लेकर फैलाई जा रही अफवाह पर प्रधानमंत्री ने पलटवार किया और बताया कि किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। HCCL में 51% भागीदारी ये तेलंगाना की राज्य सरकार की है, जबकि भारत सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 49% है। HCCL के निजीकरण से जुड़ा कोई भी फैसला केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर ही नहीं सकती है। और इसलिए मैं अपने भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि किसी अफवाह पर जरा भी ध्यान न दे। ये झूठ के व्यापारियों को हैदराबाद में रहने दें। प्रधानमंत्री ने उर्वरक मानकीकरण के लिए यूरिया बैग, कालाबाजारी रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ टेस्टिंग और नैनो यूरिया की पहल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रयास किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए भारत में सुधार की प्रक्रिया नई है, नई प्रगति के लिए नई व्यवस्था है, सोच और अप्रोच भी नई है। रामगुंडम से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री तेलंगाना के बेगमपेट में भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने तेलंगाना सरकार पर राजनीतिक हमले किए। प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया और कहा कि तेलंगाना के नाम पर जो दल आगे बढ़े उसने लोगों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अंधविश्वास और निराशा की गर्त में डूबी तेलंगाना सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बन गठजोड़ कर रही है। कुछ लोग कार्रवाई से बचने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना की जनता, देश की जनता ये देख भी रही है, समझ भी रही है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए भाजपा भ्रष्टाचार और परिवारवाद
दोनों से लगातार मोर्चा ले रहा है। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, ये इस खुशी में आगे बढ़िए। और प्रधानमंत्री के आंध्र प्रदेश दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी आज अपने आंध्र दौरे के दौरान विकास के उन परियोजनाओं को देश को उन्होंने समर्पित किया जो समग्र विकास की गति को तेज करते हैं। तो साथ ही इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि तेज विकास के लिए साफ नीयत की भूमिका काफी बड़ी है। समग्र विकास, समावेशी विकास और वंचितों का विकास, विकास के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट नीति, साफ नीयत। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बीच बनने वाला ग्रीनफील्ड आर्थिक गलियारा सिर्फ इंफ्रा विकास की दृष्टि से अहम नहीं है, बल्कि ये वंचितों तक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और विकास के इंटीग्रेटेड मॉडल के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करने, सप्लाई चेन को आधुनिक बनाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी अहम है। हम कभी इसे लेकर दुविधा में नहीं फंसे कि हमें पोर्ट पर ध्यान देना है कि हाईवे पर। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के नई अप्रोच अपनाई। हमने विकास के इंटीग्रेटेड व्यू को महत्व दिया। गतिशक्ति प्लान से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है, बल्कि इससे परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ है। ग्रीनफील्ड आर्थिक गलियारे की अनुमानित लागत 3,750 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। साथ ही 2,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली ONGC की यू फील्ड ऑन शोर डीप वाटर ब्लॉक परियोजना राष्ट्र को प्रधानमंत्री ने समर्पित भी की, जिसकी उत्पादन क्षमता 3 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की होगी। साथ ही 6.65 MMSCAMD की क्षमता वाली गेल के श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखी गई। ये 745 किलोमीटर लंबी होगी और अनुमानित लागत कुल 2,650 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। प्रधानमंत्री ने शीलानगर से कॉन्वेंट जंक्शन तक बनने वाले बंदरगाह रोड का भी शिलान्यास किया। ये 566 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। ब्लू इकोनॉमी की दृष्टि से विशाखापत्तनम फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण की आधारशिला भी रखी गई। ये 150 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा, जिससे वहां की हैंडलिंग क्षमता 300 टन प्रतिदिन की होगी। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो आकाश की ऊंचाइयां हो या समुद्र की गहराइयां, हम अवसरों को तलाश भी लेते हैं और तराश भी लेते हैं। आज आंध्र में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए डीप वाटर एनर्जी को निकालने की शुरुआत इसका एक बड़ा उदाहरण है। और आज देश ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करने के लिए भी
बड़े स्तर पर प्रयास कर रहा है। ब्लू इकोनॉमी पहली बार देश की इतनी बड़ी प्राथमिकता बनी है। श्रीकाकुलम गजपति कॉरिडोर NH 226A के पथपट्टनम खंड को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। इसका पहला हिस्सा 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने बताया कि जब दुनिया संघर्ष, खाद्यान्न और ऊर्जा जैसे संकटों से गुजर रही है, तब भारत विश्व के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की आशाओं, आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रहा है। विकास की इस यात्रा में आज देश के वो इलाके भी शामिल हैं जो पहले हाशिए पर होते थे। सबसे पिछड़े जिलों में भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जरिए विकास से जुड़ी योजनाएं चलाई जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम दौरे पर प्रधानमंत्री ने 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 3,128 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। इनकी कुल लागत 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की रही। विशाखापत्तनम से धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो विकास की समग्र और समावेशी विकास के कई कदम आज दक्षिण भारत में भरे हैं। आखिर इसके क्या मायने हैं, किस तरह से विकास के नए आयाम जुड़े हैं दक्षिण भारत में, इस पे हम चर्चा करेंगे विशेषज्ञों के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत न्यूज नाइट में। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। जी हां, हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच शाम 5 बजे तक वोट डाले गए और राज्य की 68 सीटों के लिए 24 महिलाओं सहित कुल 412 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। और इसी के साथ अब इंतजार 8 दिसंबर का है, जब ईवीएम के आंकड़े सामने आएंगे और राजनीतिक बिसात में हार जीत अपनी अंतिम पड़ाव तक जा पहुंचेगा। राज्य में शाम 5 बजे तक लगभग 66% मतदान दर्ज किया गया। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य के दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में बने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार देखते ही बनी। सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी तय करने के लिए लोगों की बेसब्री देखी गई। 82 साल की उम्र में मैंने ये देखा कि हमें जो है विकास पर जो मिली है 5 साल में, वो पहले 60 सालों में नहीं मिला। राज्य में नई सरकार के गठन के लिए मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान बुजुर्गों से लेकर महिलाएं और दिव्यांग मतदाता भी देखे गए। राज्य में पड़े मतों की संख्या बताती है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार के प्रति लोग कितने सजग हैं। चुनाव आयोग द्वारा किए गए इंतजामों की वजह से मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। हिमाचल प्रदेश में राज्य के प्रमुख दलों के नेताओं ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के महापर्व में इन दिग्गजों के भागीदारी सुनिश्चित करने से आम लोगों को भी प्रेरणा मिली। इसमें विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही केंद्रीय मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल रहे।
मतों का मुझे प्रयोग करने का यहाँ सौभाग्य मिला है और मैंने अपने मत का प्रयोग परिवार के साथ यहाँ पर किया है। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो मैं सुबह से ही जिस तरीके का वातावरण देख रहा हूँ और यहाँ भी आया तो जो मैंने वातावरण देखा, मुझे लगता है कि एक तरीके का उत्साह लोगों के मन में है और वो उत्साह सही दिशा से सही बात को लेकर के है और मुझे लगता है कि मैं इस उत्साह में अपने आप को भी शामिल करता हूँ। पीजीआई हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, IIIT हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर रेलवे लाइनें हो, हमारे 4 लेन हाईवेज हो, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है जो कांग्रेस ने रुकवा के रखा था। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि हम जनता के बीच में जो पिछले 20-22 दिनों में लेके गए कि हमने विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी ही विकास में और गरीब कल्याण में विश्वास रखती है और वही करके देगी। जयराम जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल की सरकार 5 साल उनके नेतृत्व में चलाई है। शानदार काम जयराम जी की सरकार ने किया है और हमें पूर्ण विश्वास है जनता एक बार फिर आशीर्वाद देगी ताकि फिर डबल इंजन की सरकार वापस आए। इस बार राज्य में 157 मतदान केंद्रों का संचालन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों ने किया। इसके साथ ही 37 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनका संचालन केवल पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने ही किया। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र ताशीगांग में कुल 52 मतदाताओं ने मतदान किया। यहाँ 100% मतदान दर्ज किया गया, जो अपने आप में एक इतिहास है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मतदान के सफल आयोजन का श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि राज्य में सत्ता की चाबी किस दल के पास होगी। हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो इनपुट के साथ नंदिनी मित्तल, उर्मिलेश, विक्रमजीत और अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में भी अगले 1 और 5 तारीख को विधानसभा के लिए मतदान होना है। राजनीतिक हलचल अपने चरम पर तो पहुंची रही है। ऐसे में आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे नाम दिया गया है जन घोषणा पत्र 2022। लेकिन ऐसे में भी कांग्रेस को अपने पीएम पर दिए गए एक बयान की वजह से किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है और उस पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। गुजरात विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल तेज होती जा रही है। शनिवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने गुजरात कांग्रेस के पदाधिकारियों की मौजूदगी में पार्टी का जन घोषणा पत्र 2022 जारी किया। इस घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई वादे किए गए हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि गुजरात के मतदाता उसके वादों पर विश्वास करेंगे। गुजरात सरकार से मैं कहना चाहूंगा, चुनाव में आपको तकलीफ आ गई है, आंधी चली आपके खिलाफ में है। अभी गुजरात में जनता में आक्रोश है, सब मुद्दों को लेके आंधी चली है और कांग्रेस सरकार बनाएगी 1 to 5 जो मिशन रखा है अध्यक्ष जी ने, वो पूरा होगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो ये भ्रमित कर रहे हैं, वो भ्रमित होने वाले नहीं लोग। घोषणा पत्र जारी होने के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। भाजपा ने याद दिलाया कि कांग्रेस के नेता पिछले गुजरात चुनाव में भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग कर रहे थे। फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी ने अपना असली चेहरा और चरित्र दिखाया है और जिस प्रकार की उनकी संभ्रांतवादी, परिवारवादी और एलिटिस्ट मानसिकता है, उसके तहत कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के सबसे खास नेता मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री को कहा है कि वो उनकी औकात दिखा देंगे। बार बार कांग्रेस पार्टी ने 80 से ज्यादा गालियां प्रधानमंत्री को, उनके गरीब पृष्ठभूमि को, उनके समाज को और उनके परिवार को दी है। इस बीच उम्मीदवारों की घोषणा का सिलसिला भी जारी रहा। भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें 6 नाम हैं। पार्टी ने धोराजी सीट से महेंद्र भाई पाडलिया, खंभालिया से मुलू भाई बेरा, कुतियाना से ढेलीबेन मालदेभाई ओडेदरा, भावनगर पूर्व से सेजल राजीव कुमार पांड्या, डेडियापाड़ा सुरक्षित से हितेश देवजी वसावा और 84 विधानसभा सीट से संदीप देसाई को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा गुजरात के लिए अभी तक 166 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। उधर अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम सामने आने का क्रम भी जारी है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 15वीं सूची जारी की। इसमें 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी अब तक अपने 177 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।
ध्यान रहे कि गुजरात विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। चुनाव का पहला चरण 1 दिसंबर और दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आसियान देशों के साथ भारत नए क्षेत्रों में साझेदारी की पहल कर रहा है और शनिवार को कंबोडिया में आयोजित 19वें आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने मिलकर आतंकवाद और वैश्विक अपराध रोकने का संकल्प व्यक्त किया। इसके साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता को बनाए रखने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने की घोषणा की गई। आसियान देशों के साथ भारत नए क्षेत्रों में साझेदारी की पहल करेगा। कंबोडिया की राजधानी नामपेन्ह में आयोजित 19वें आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने मिलकर आतंकवाद व वैश्विक अपराध रोकने का संकल्प व्यक्त किया। आसियान के सदस्य देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया के साथ भारत इस विशेष स्मारक शिखर सम्मेलन का हिस्सेदार है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन्ह में 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन आसियान भारत संवाद साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर किया गया है। शिखर सम्मेलन के बाद जारी साझा बयान में सभी देशों ने अपराध, आतंकवाद व सुरक्षा और अन्य तमाम क्षेत्रों में मिलकर काम करने का ऐलान किया। इसके साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता को बनाए रखने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने की घोषणा की गई। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में आसियान सदस्य देशों के नेताओं के साथ भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी की क्षमताओं को रेखांकित किया। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की मजबूती के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। इंडिया सपोर्ट्स आसियान सेंट्रलिटी इन द इवॉल्विंग आर्किटेक्चर इन द इंडो पैसिफिक। इंडिया एंड आसियान शेयर the common vision of ensuring peace, prosperity and stability in the region. As we look ahead, we see an uncertain geopolitical landscape which cannot be wished away. To navigate it, we need to expand our cooperation and deepen our strategic trust. इस बीच कंबोडिया में रामायण भित्ति चित्रों सहित विभिन्न पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण का काम भारत की ओर से पूरा किया जाएगा। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कंबोडिया पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच हुई बातचीत के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने भारत और कंबोडिया की साझा सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत करने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आसियान की जो संबंध है उसका विस्तार होना चाहिए और रणनीतिक विश्वास और गहरा होना चाहिए। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश जमलोकी के साथ निशित जोशी, डीडी न्यूज, नॉमपेन, कंबोडिया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कंबोडिया में नामपेन्ह में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से अलग कनाडा के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन संघर्ष, हिंद प्रशांत क्षेत्र, द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा कि उन्होंने वीजा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कनाडा की सराहना की। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से भेंट की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच खाद्यान्न पहल और परमाणु खतरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कंबोडिया की यात्रा पर हैं। वहीं वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि आसियान और भारत की साझेदारी के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल 8 नवंबर से 13 नवंबर तक आसियान इंडिया मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सिंगापुर और कंबोडिया की यात्रा पर है। प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त पी कुमारन से भी मुलाकात की। भारत सिंगापुर संबंधों पर भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में
भारत सिंगापुर संबंध और गहरे हुए हैं। Singapore and India go a long way in terms of historical connections after the current government came to power and took bilateral trade from about $7 billion at that time in 2005 when it came into force to about 28 billion. In fact, today it has reached over $30 billion. So it tells you that in terms of trade, in terms of investment, and in terms of the links between businesses, it has come a long way. और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे आप न्यूज़ नाइट के साथ। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। आज के दिन लोक सेवा प्रसारण दिवस के तौर पे मनाया जाता है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी के स्टूडियो आए थे और इस दिन की स्मृति में हर वर्ष 12 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता के प्रसारण भवन में आगमन का आज 75वां स्मरणोत्सव भी है और आज ही के दिन राष्ट्रपिता ने नई दिल्ली के प्रसारण भवन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। इस उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर के रंग भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर कलाकारों ने अपने गीतों के माध्यम से बापू को याद किया। वहीं BSF के जवानों ने भी अपने गीतों से आज के दिन को यादगार बना दिया। रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से
फसल बीमा, Agriculture Insurance Company of India Limited. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। और जैसा कि पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 4 राज्यों की यात्रा पर थे और बड़ी बात है कि इस दौरान विकास के नए आयाम दक्षिण भारत की कहानी में जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। चाहे आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात हो या फिर किस तरह से कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाए, उसे नए समय के मुताबिक मजबूत बनाया जाए, इन तमाम बातों को विशेषकर रेखांकित इस दौरान किया जा सकता है। और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष है। और हमारा विशेष कहता है, दक्षिण भारत में जुड़ते विकास के नए आयाम। तो जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में भी आपको दिखाया बुलेटिन की शुरुआत में कि किस तरह से चाहे वो उर्वरक का क्षेत्र हो, चाहे वो रेल के जरिए कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो नए टर्मिनल का उद्घाटन हो बेंगलुरु में, इसके अलावा किस तरह से ग्रीनफील्ड जो पूरी परियोजनाएं हैं उसकी शुरुआत करनी हो, प्रधानमंत्री एक तरह से एक मिशन पे लगते हैं। और हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आर राजगोपालन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ शेखर अय्यर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। और सबसे पहले राजगोपालन जी, मैं आपसे अगर ये समझना चाहूं, जिस तरह से कई सारी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने पिछले 2 दिनों में दक्षिण भारत के 4 राज्यों में उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, ऐसा लगता है कि वो एक मिशन पर हैं और ऐसे विकास के मिशन पर जिसमें कोई एक क्षेत्र तक पहल सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री का दक्षिण भारत जो परसों कल गए थे प्रधानमंत्री साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम बहुत करोड़ों रुपया का, हजारों करोड़ों रुपया का जो शिलान्यास किया है, उसको उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री का। ये विशेष है, जिधर सिद्धि से शिलान्यास तक, शिलान्यास से सिद्धि तक। सो ये प्रोग्राम में मुझे लगता है प्रधानमंत्री तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, 4 राज्यों में। आप देखिएगा दास साहब, प्रधानमंत्री का इतना इंपॉर्टेंस है। गुजरात में आज चुनाव होना है, प्रचार होना है, उसको छोड़ के हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव का मतदान हुआ है, उसको छोड़ के प्रधानमंत्री का जो नजरिया है वो दक्षिण भारत का डेवलपमेंट को ऊपर है, विकास को ऊपर है। अब डिफेंस कॉरिडोर हो तमिलनाडु में, स्पेशल ट्रेन हो, नहीं तो आकाश विमान हो, विमान सेवा हो, एयरपोर्ट हो, प्रधानमंत्री हमेशा विकास के बारे में बात करते हैं। लेकिन मुझे मुख्य इंपॉर्टेंट में 1-2 चीज बताना चाहता हूं। एक तो तेलंगाना में प्रधानमंत्री का जो भाषा है हैदराबाद में आज, प्लस कल तमिलनाडु में भाषण दिया था MK स्टालिन को सामने, दोनों को टोका है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को इतना टोका, मैं विकास कर रहा हूं, आप लोग उसको डीरेल कर रहे हैं। आपने फर्स्ट 1984 में तेलंगाना में 1 MP भेजा था भाजपा का, आज का हम लोग 300 है। आपको आशीर्वाद से हम 300 को MP को बढ़ा है। लेकिन विकास के साथ राजनीतिक भी करने वाले नरेंद्र मोदी का ये 2 दिन तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना का जो राज्य का दौड़ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी तरफ से मुझे लगता है प्रधानमंत्री का नजरिया विकास के ऊपर है। विकास कर देश विकास भी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। आप दक्षिण भारत में 8 इंपॉर्टेंट स्टेट में रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया हो गया, एयरपोर्ट बहुत बढ़िया हो गया। साथ साथ बीजेपी को भी संगठन उनको उत्साह करने के लिए जो कार्यकर्ता का नेतृत्व करने का नरेंद्र मोदी का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल मेरी नजरिया से ये चीज देख रहा हूँ। बिल्कुल। शेखर अय्यर जी, आपको लगता है एक महत्वपूर्ण बात राजगोपालन जी ने कही है, विकास की एक अपनी प्रक्रिया है और राजनीति की एक अपनी प्रक्रिया है। आपको लगता है कि जब विकास के ऐसे मूलभूत मुद्दे की बात आती है जहां कनेक्टिविटी की जब शुरुआत होती है, परियोजनाओं का जब निर्माण होता है, तो वो किसी एक सरकार या किसी एक व्यक्ति तक उसके लाभ की सीमा नहीं रहती, आने वाले सालों तक उसका लाभ मिलता रहता है, भले ही वो सरकार रहे चाहे ना रहे जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो मुझे लगता है कि ये एक व्यापक जन कल्याण है जिसको शायद रेखांकित करने की इस वक्त कोशिश है। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, देखिए जब प्राइम मिनिस्टर बात करते गति शक्ति और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर
जिसका मतलब है जहां भी हुआ है, कहीं भी, मतलब आप वर्ल्ड में देख लीजिए, जहां जो डेवलप्ड कंट्रीज जिसको आप मानते हैं, अमेरिका ले लीजिए, पहले कनेक्टिविटी आया, उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट हुई, बिजनेस की बूम हुई, ट्रेड हुई, बाकी सब हुई। इसी तरह जो क्षमता है हमारे देश पे, वो आपके पोर्ट कनेक्टिविटी हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स डेवलप करके या स्पीड ट्रेन इंट्रोड्यूस करके या फ्रेट कॉरिडोर करके, ये सब जो चीजें जो हैं, ये दूर सोच के बाद ये सारे प्रोग्राम्स किए गए, जिसका रिजल्ट, जैसे आप कह रहे थे, आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, सरकार किसी का भी हो, लेकिन ये जो सोच है कि हमारा दायित्व बनता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो हमारी आवश्यकता है, उसको पूर्ण करने के लिए आज ही सोचना है। क्योंकि हमेशा क्या हुआ पहले कि आप एक प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, वो एक तो विलंब होता है जिसकी वजह से कॉस्ट पड़ता है, और उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होती है, फिर आपको लगता है आपकी क्षमता से वो कम है और आपकी जो डिमांड है उससे भी बहुत कम है जी। इसका मतलब फिर दोबारा दूसरा प्रोजेक्ट करना पड़ता है, जिस बात को प्राइम मिनिस्टर ने कल बेंगलोर में भी कही, आज विशाखापट्टनम में भी कही, फिर आज तेलंगाना रामगुंडम में भी कही कि देखिए ये आगे से सोच के करना पड़ेगा, और जब सोच के करते हैं तो तभी क्या होता है कि आप आगे कर सकते हैं। क्योंकि आज जो प्राइम मिनिस्टर बार बार कहे कि जब चीजें तेजी से होती है, इसका मतलब खर्चा भी कम होता है, पैसे भी कम लगते हैं और आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात है। लेकिन राजगोपालन जी, कांग्रेस ने इस पे अपनी टिप्पणी भी की है और ये बात रेखांकित की है, भारत जोड़ो यात्रा से उसकी एक तरह से तुलना कर रहे हैं कि उसके एवज में उसको काउंटर करने के लिए इस तरह की कोशिशें की गई हैं। आपको लगता है इस तरह के मुद्दों पर इस तरह की बयानबाजी या इस तरह की राजनीति उचित है? मुझे तो लगता है कांग्रेस के ऊपर बात करना, मुझे इस समय पर जो विकास के बारे में हम बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री का 4 राज्य का दौड़ है, उसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस तो दक्षिण भारत में खत्म हो चुका है। कांग्रेस तो है नहीं है तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटका में, किधर है तमिलनाडु में कांग्रेस? प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में भी कहा पिछले 60 साल से कांग्रेस वापस नहीं आई सत्ता, जिधर ठोका है उधर खत्म हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के ऊपर अभी बात नहीं करना उचित नहीं समझता हूं मैंने राजनीतिक दौर पर। लेकिन आज देखिएगा, आज बीजेपी ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन का 250 जो उम्मीदवार डिक्लेयर किया है। एक तरफ चुनाव एक तरफ हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का इंपॉर्टेंस दक्षिण भारत विकास के ऊपर है। आज मैंने गिना था 4 राज्यों के ऊपर तमिलनाडु में एक ट्रेन इंट्रोड्यूस किया है। दास साहब, आप सोचिए, तमिलनाडु से बेंगलुरु का 8 घंटे ट्रैवल का कम से कम 3 घंटे काटा है, 5 घंटे में ये वंदे भारत करने, ये इसमें लाखों तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा लोगों का बहुत सुविधा होने वाले हैं। सो ऐसे जवाब में प्रधानमंत्री एकदम टोक करके कह रहे हैं। लेकिन इसके इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है, कल तो मद्रास में तमिलनाडु में प्रधानमंत्री थे, आज अमित शाह है। ये नजर क्यों तमिलनाडु के, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, पुदुचेरी, केरला में क्यों दक्षिण भारत के ऊपर बीजेपी दौड़ रहा है? आज भी अमित शाह ने हिंदी को इंपॉर्टेंस देने के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम का इंपॉर्टेंस देना चाहिए करके भाषण दिया। सो आज इन टोटल मुझे लगता है बीजेपी दक्षिण भारत का नजरिया को इंपॉर्टेंस दे रही है। कम से कम 3 लाख करोड़ का 2023, 2022, 2021 का केंद्रीय बजट में एलोकेशन किया है। दक्षिण भारत का बीजेपी बहुत महत्व दे रही है, ये नजरिया से मैं देखना चाहता हूं। बिल्कुल, एक बात जो बार बार मौजूदा सरकार करती रही है शेखर अय्यर साहब, वो है एक टीम इंडिया की परिकल्पना, एक सहकारी संघवाद की बात करती रही है। आपको लगता है कि जब तमाम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण भारत तक, कश्मीर से लेकर तमाम जगहों पर, और इस तरह की विकास परियोजनाओं को सामने रखते हैं, तो ये उम्मीद भी वो करते हैं कि राज्य उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया में भागीदारी बने। क्या वो प्रक्रिया इन दक्षिण राज्यों में जो यात्रा प्रधानमंत्री की रही है, किस रूप में देखेंगे इस पूरी संकल्पना को, सोच को? ओम प्रकाश जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने
पूरा प्राइम मिनिस्टर को ना रिसीव किया, ना उनके फंक्शन में, खास करके रामगुंडम जैसे प्रोजेक्ट को, फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट जो किसान के लिए जो राष्ट्र को समर्पित किया गया, उसमें शामिल नहीं हुए। देखिए, जब इस तरह के पॉलिटिकल कारण, ठीक है तेलंगाना में चुनाव है, विधानसभा चुनाव अगले साल है, अगले नवंबर में होना है, 1 साल से ज्यादा है, क्या इसका मतलब आप प्राइम मिनिस्टर जब आ रहे हैं विकास की प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन उससे भी पॉलिटिक्स में जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो आपको मौका मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर को आपके राज्य की जो जरूरत है, जो चीजें आप बता सकते हैं, वो उसका मौका आप खो जाते हैं। इस तरह पहले तमिलनाडु में भी यही हो रहा था। स्टालिन ने, आपको याद होगा, जब यही आगे साल, अब से इसी साल पहले इसी तरह एक प्रोग्राम था जहां पे उन्होंने राजनीतिक बातें ज्यादा की और विकास की बातें कम, फिर ज्यादा उस पर चर्चा हुई और उस पर काफी टिप्पणी भी हुई कि स्टालिन को, मतलब तमिलनाडु मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि ये मौका नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, अनेक फोरम है। अब इस बार हमने देखा कि जब वो गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट कल गए थे, वहां स्टालिन उपस्थित थे, ये अच्छे संकेत है कि देखिए पार्टी अलग अलग पार्टी राज्य सरकार में होंगे, इसका मतलब नहीं है आप प्राइम मिनिस्टर को बॉयकॉट करेंगे या उनको रिसीव नहीं करेंगे या उनकी मीटिंग बुलाने से आप नहीं आएंगे, तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? उसी राज्यों को हो रहा है। ये बातें इसे समझना चाहिए। और सारे अगर आप विषय ले लेंगे, कल प्राइम मिनिस्टर की बेंगलोर की भाषण और दिंडीकल में फिर ये जो रूरल गांधीग्राम जो इंस्टीट्यूट की जो भाषण है, सारा मूल अगर आप देखेंगे विकास पर प्राइम मिनिस्टर का जो जोर, मतलब जो एम्फेसिस है, वो आत्मनिर्भर भारत को कैसे आप सफलता पे लाए और किस किस क्षेत्र में लाए। जैसे गांधीग्राम में उन्होंने जिक्र किया खादी को लेकर, देखिए खादी एक हमारी स्वदेशी आंदोलन का एक बड़ा ये था, बिल्कुल, और बिल्कुल था। उस पे आज पिछले 8 साल में 300% खादी की जो सेल हुई है, 300%, मतलब कितनी मतलब उसकी ड्राइव हो रही है और नए नए खादी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये अपने आप में एक आत्मनिर्भरता है, नए मार्केट खुलते हैं जिसके वजह से रोजगार बढ़ती है। तो हर बात जो प्राइम मिनिस्टर रखा है 2 दिन में, एक बात तो क्लियर कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि कोई प्राइम मिनिस्टर, उनकी सरकार का कोई भेदभाव नहीं है कि ये दक्षिण भारत है, ये उत्तर भारत है, पूर्व है, ऐसा कुछ नहीं है। हर राज्य को जो चीजें जरूरत है, हर राज्य के विकास के लिए जो जरूरत है वो बिल्कुल होगा। और सारे स्टेट्स के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। राजगोपालन जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे दौरे के दौरान एक बात पे बहुत जोर दिया है, वो ये कि अब धीरे धीरे विकास नहीं होगा, अब उसकी गति तेज होनी चाहिए और हो रही है, और एक बात कि इसमें खासकर जो अप्रोच है, वो सोच है, उसमें बदलाव होना बेहद जरूरी है। ये बात वो किनको बता रहे हैं? क्या उन राज्य सरकारों को बता रहे हैं, उन राजनीतिक दलों को बता रहे हैं, या आम लोगों को बता रहे हैं? आम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को पता है, हमेशा नरेंद्र मोदी का नजरिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सो ये इस दौड़ पर आपने टीम इंडिया को बताया आपने, लेकिन मुझे दक्षिण भारत राजनीति का कम से कम पिछले 3-4 दशक से मैं देख रहा हूँ, 40 ईयर्स से, तमिलनाडु में इतना उत्साह आया। कल दिंडकल से अभिषेक साहब ने जिक्र कर रहे थे, तमिलनाडु में, कर्नाटका में प्रधानमंत्री का जो स्वागत हुआ है, कम से कम भाई साहब पिछले 5 बजट में साउदर्न पार्ट्स का कितना इंपॉर्टेंस दिया है। दोनों मंत्री, तमिलनाडु का निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री जयशंकर, इतना उसको फोकस करके भी तमिल आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का इंपॉर्टेंस देने वाले विकास के बारे में, आत्मनिर्भर भारत बारे में, एवरीथिंग नरेंद्र मोदी एक्सट्रीमली गुड कंडीशन इस जगह पर डिफेंस कॉरिडोर का कोयम्बतूर में बनाया है। ये 3 लाख करोड़ रुपया का फायदा होने वाले पीछे अनदर 10 ईयर्स का अंदर अंदर। नरेंद्र मोदी का एक ही नजरिया है, भाजपा सरकार का एक ही नजरिया है, बिल्कुल सब टीम इंडिया को दौड़ पर करना है। आखिर में एक कमेंट करना चाहता हूं, मैंने आपने टीम इंडिया कहा था, मुझे लगता है दक्षिण भारत का नजरिया से विदेश राजनीति को देखोगे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जाफना को जा करके उधर जितना भी तमिल लोगों के लिए उत्साह बनाया, उसको इफेक्ट तमिलनाडु में भी होगा। आपने तमिलनाडु का, केरला का, जितना भी लोग श्रीलंका में है, उसको भी उत्साह किया नरेंद्र मोदी ने। देयरफॉर प्रधानमंत्री टीम इंडिया नहीं है, टीम वर्ल्ड, टीम साउथ एशिया को भी
बिल्कुल नजरिया निश्चित तौर देखते पर हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम भी बार बार दोहराते हैं और उसके किस तरह से उसकी आत्मा बसती है भारत में, उसकी भी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर अय्यर जी और राजगोपालन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब नजर डालते हैं कि कुछ और देश भर की महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित राज्यों और एनसीटी दिल्ली सरकार के जवाबों और उस पर विचार विमर्श के बाद माना है कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को 18 नवंबर 2022 को मामले की अगली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड में फिर से उपस्थित रहने को कहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन को शनिवार को रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हत्याकांड से जुड़े सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। नलिनी श्रीहरन को जेल से रिहा करने से पहले तमिलनाडु की वेल्लूर पुलिस ने रूटीन प्रक्रिया को अंजाम दिया। महाराष्ट्र में ठाणे क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। इनकी कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही पालघर के रहने वाले हैं। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना के बीच अभ्यास गरुण 7 शनिवार को जोधपुर के वायु सेना स्टेशन में संपन्न हुआ। साथ ही दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच अच्छे कामों का आदान प्रदान हुआ। गरुण 7 भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 67 स्टेशनों पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 के प्रवेश टिकटों की बिक्री 14 नवंबर से शुरू होगी, जिन्हें ग्राहक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच खरीद सकेंगे। डीएमआरसी ने शनिवार को आधिकारिक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर आईआईटीएफ के टिकटों की बिक्री नहीं होगी। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक स्वराज का आगामी अंक रानी वेलु नचियार पर आधारित होगा। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वेलु नचियार रामनाथपुरम राज्य की राजकुमारी और राजा चेलम्मा मोतहू विजया रघुनाथ सेतुपति और रानी सिकंदम मुथल सेतुपति की एकमात्र संतान थी। रानी वेलु नचियार युद्ध हथियारों के उपयोग के साथ साथ वलारी, सिलंबम, घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थी। इनकी बहादुरी और त्याग के बारे में और अधिक जानने के लिए आप देखिए स्वराज का इसी की नई कड़ी रविवार सुबह 9 बजे और इसका पुनः प्रसारण होगा रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। अपना राज्य वापस नहीं ले लेती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। गोदाम बहुत अधिक संरक्षित है, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा। हमें नवरात्रि तक का समय चाहिए पूरी तैयारी करने के लिए। जय हनुमान। शिव गंगई के लिए, उद्याल के त्याग के लिए, रानी वेलु नचियार के लिए, जय काली महाकाली। और इसके साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट